प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12th के सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर यानी जो पांचवा चैप्टर है उसी के एक विदेश यात्री के बारे में। एक ऐसा विश्व यात्री जो भारत आया था और हटीला के नाम से फेमस हुआ। क्या आप जानते हैं वह कौन था? वह इब्न बतूता था। हटीला क्यों कहा गया? हटीला किसे कहा जाता है? जो हट करता है। जैसे एक पक्षी है, थोड़ा सा बड़ा होते ही वह घोंसले से उड़ जाता है, उसी प्रकार से इब्न बतूता बहुत ही कम उम्र में अपने घर से निकल पड़ा अकेला ही और खूब यात्राएं करते हुए भारत आया। आइए जानते हैं उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत आने वाले मुख्य विदेश यात्रियों के बारे में। सबसे पहले आने वाला विदेश यात्री, जो हम 11वीं शताब्दी की बात करें उसमें आने वाला विदेश यात्री है अल बरूनी। याद कैसे रखोगे? एक बहुत ही अच्छा नंबर है 11। 11 के बाद 12 13 छोड़ दो 14, 15 16 छोड़ दो 17। तीन विदेश यात्रियों का जिक्र आपकी बुक में दिया हुआ है, अल बेरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर। इसके अलावा भी विदेश यात्री है, लेकिन मुख्य रूप से जिस पर बोर्ड में क्वेश्चन आता है वो ये तीन विदेश यात्री है। और कब आए तो उसको ट्रिक से याद रखो, 11 से शुरू करते, बहुत ही बढ़िया नंबर है 11। 12 13 को ड्रॉप कर दो 14, 15 16 को ड्रॉप कर दो 17। 17वीं शताब्दी में बर्नियर आया। अब नाम में कैसे कंफ्यूजन हो जाएगा, तो अ सबसे पहले आता है तो अल बरूनी, उसके बाद ई आता है और उसके बाद फ आता है। तो यह आपको एक ट्रिक के साथ मैंने याद करवा दिए। कौन सा विदेश यात्री कब आया, जो बोर्ड में बार बार पूछ रहे। 11वीं शताब्दी में अल बरूनी, 14वीं शताब्दी में हमारा आता है इब्न बतूता और हमारा उसके बाद में 17वीं शताब्दी में आने वाला फ्रांस का विदेश यात्री बर्नियर है। चलिए बात करते हैं इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता को क्या कहा गया? हटीला। इसकी पुस्तक जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, उस पुस्तक का नाम क्या है? रिहला, यानी उसका यात्रा वृत्तांत। यह कहाँ का रहने वाला था, किसके बारे में हमें बताता है, यह कब आया भारत में, ये इस सब के बारे में हम आज चर्चा करने वाले। 1333 का मतलब क्या होता है? 14वीं शताब्दी। ये 14वीं शताब्दी में भारत आया। इसने भारत में जो देखा उसका वर्णन किया। जो भी चीजें इसे अजीब सी लगी, अलग सी लगी, उसका इसने बहुत सुंदर वर्णन किया। नारियल का वर्णन किया, पान का वर्णन किया, जो उसे बिल्कुल अलग लगे, उनके देश में नहीं चलते थे। तो इनका बहुत ही सुंदर वर्णन इसकी पुस्तक रिहला में मिलती है। इसके जन्म स्थान पर चर्चा करें तो ये अफ्रीका में मोरक्को, और मोरक्को में टेंजीर परिवार में इसका जन्म हुआ था। देखो, जिसमें माता पिता परफेक्ट होते, बच्चे भी वो जन्म से चीज सीखते चले जाते हैं। जो हमारे घर में चलता है वह हमें अपने आप ही आ जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से इसका जो परिवार था वह इस्लामी कानून का ज्ञाता था, शरिया का बहुत फेमस था। बहुत होशियार इंटेलिजेंट परिवार, जो शरिया के बारे में काफी अच्छी नॉलेज रखता था। इसीलिए इसने भी बचपन से ही अपने इस्लामी कानून का ज्ञान बहुत बढ़िया तरीके से प्राप्त किया। बहुत ही कम उम्र में यह जो है साहित्य का, शस्त्र का, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर चुका था। शास्त्रारूढ़ शिक्षा इसने हासिल कर ली थी। अब बात करते हैं इसके नेचर की। जहां दूसरे लोग किताबों से ज्ञान प्राप्त करने का सोचते हैं, यह वास्तविक व्यवहारिक ज्ञान चाहता था। यह खुद ही अपने घर से निकल पड़ा। यह चाहता था मक्का मदीना पुण्य इलाके जो है, बहुत ही जो पवित्र स्थल है, उसकी यात्रा करूं। और इसी वजह से उसी की ख्वाहिश रखते हुए यह अपने घर से निकल पड़ा। लोगों के विषय में जानने के लिए बहुत दूर दूर तक गया। भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह ईरान, इराक, सीरिया, अफ्रीका अनेक बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। और भारत कब आया, यहां पर भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया। कौन से मार्ग से आया? स्थल मार्ग से 1333 में यह भारत आता है। जब यह भारत आया, भारत में कौन था? उस समय भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। ध्यान रखोगे, जब इब्न बतूता भारत आया तो भारत में दिल्ली सल्तनत पर किसका राज्य था? उस समय मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा हुआ था। और मोहम्मद बिन तुगलक कला का, साहित्य का बहुत जबरदस्त फैन था, बहुत जबरदस्त। ये खुद इंटेलिजेंट व्यक्ति था। और जो व्यक्ति कला का पारखी होगा वही दूसरों की कलाओं को पहचान सकता है, वही हीरे की तलाश कर सकता है, उसे तराश सकता है। तो यह मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, उसके बारे में किसने सुना था? इब्न बतूता ने, कि जो दयाशील संरक्षक है, साहित्य के ज्ञाता हैं। और इसी वजह से आकर्षित होकर वह दिल्ली की तरफ आ गया। देखो, रास्ता बताती हूँ कहां से शुरू होता है। यह इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला, यहां से आया, मक्का गया, मदीना गया, यहां से आते आते यह दिल्ली की तरफ पहुंच गया। इसके अलावा देखो, ये मालाबार तट, मालदीव, यहां पर भी रहा और यहां भी 18 महीने तक इसने काजी के पद पर काम किया। यह श्रीलंका भी गया, जावा, सुमात्रा भी गया है। और ये चाइना तक जो है यात्रा करता है। ये देखो बीजिंग आपको दिखाई दे रहा है, क्वांजू बंदरगाह, ये यहां तक पूरा जो है यात्राएं करता है और उसके बाद वापस अपने घर की तरफ लौटता है।
इतनी सारी यात्रा करने वाला यह हटीला के नाम से इब्न बतूता फेमस है। चलो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इसकी इंटेलिजेंसी पर। मैंने कहा इसका परिवार शरिया का ज्ञाता था, बचपन से ही इसने इस्लामी कानून को सीखा था, बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली नॉलेज रखता था और इसी विद्वत्ता से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे भारत का काजी न्यायाधीश, बहुत गजब बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, ऐसा विदेश यात्री जो भारत का रहने वाला नहीं लेकिन भारत में काजी के पद पर नियुक्त होता है। काजी यानी न्यायाधीश, न्याय करने वाला, यस, यह न्यायाधीश के पद पर जो है नियुक्त होता है। बाद में कुछ थोड़ा सा हम देखते हैं डिस्प्यूट हो जाता है, कोई गलतफहमी हो जाती है और इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसे इसके पद से हटा भी देता है। तो यह थोड़े समय के लिए रहा, फिर वापस गलतफहमी दूर हुई, कारागार में डाला था, वहां से निकाल दिया और वापस से इसे जो है पोस्ट पर नियुक्त कर दिया गया। अब बात करते हैं यह कहाँ गया था, चाइना क्यों गया था। यह चाइना 1342 ईस्वी में मंगोल के शासक के पास ये चाइना गया था। क्यों गया था? मोहम्मद बिन तुगलक जो राजा था उसी ने ऑर्डर दिया था इसे चाइना जाने का और इसी वजह से ये चाइना गया था। कब गया था यह भी इंपॉर्टेंट है। 1342 ईस्वी में यह मंगोल के शासक के पास सुल्तान का दूत बन के चाइना जाता है। चलो अब बात करते, जब ये अपनी यात्रा शुरू करता है, अभी मैप में दिखाया मालाबार तट तक पहुंचता है, वहां पर भी यह 18 महीने तक काजी के पद पर रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मालाबार तट की ओर बढ़ता है और वह मालदीव जाता है, मालदीव में काजी के पद पर रहता है, फिर मालाबार तट से मालदीव जाता है, अपने कार्य को वापस शुरू करता है। यह कहाँ कहाँ गया, जावा, सुमात्रा, यहाँ पर भी गया था, असम भी गया था, चीन के बंदरगाह जाइतून जो क्वांजू के नाम से जाना जाता है, यहां पर भी क्वेश्चन पूछते, वहां पर भी गया। व्यापक रूप से चाइना की यात्रा, बीजिंग तक चाइना की यात्रा करता है और 1347 में वह वापस लौटता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इब्न बतूता की जो यात्रा है उसकी तुलना किससे की जाती है। इब्न बतूता से पहले मार्को पोलो जो इटावली था, इटली के वेनिस का रहने वाला था, वह भी आया था, वह भी भारत आया था, वह भी चाइना गया था और इसीलिए इन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है। किससे कंपैरिजन करते हैं इब्न बतूता का? मार्को पोलो से कंपैरिजन किया जाता है। चीन के विषय में उसके यात्रा वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो से की जाती है जो 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर आया था। यह 13वीं शताब्दी के अंत में आया था और हमारा इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में, 1333 मतलब 14वीं शताब्दी। लेकिन दोनों ही विदेश यात्री चाइना गए, दोनों ही भारत गए और इसी वजह से इब्न बतूता और मार्को पोलो की कंपैरिजन किया जाता है। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृति, लोगों, आस्था और मान्यताओं के विषय में अभिमत को बहुत ही सावधानी पूर्वक दर्ज किया था। देखो ये मार्को पोलो का मैप बता रही हूँ, मार्को पोलो किस तरीके से, ठीक उसी प्रकार से यह वेनिस का रहने वाला है। हमारा जो विदेश यात्री वो हमारा अफ्रीका का, मोरक्को का रहने वाला है और यह जो विदेश यात्री है यह वेनिस का रहने वाला है। लेकिन ठीक उसी प्रकार से यह भी भारत आया है और यह भी चाइना तक गया है, इसीलिए दोनों का कंपैरिजन जो है वह किया जाता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है वह यह है, नीड से, घोंसले से निकलता हुआ पक्षी किसे कहा गया है? घोंसले से निकलता हुआ पक्षी क्यों? जैसे पक्षी होता है छोटा सा, वह घोंसले में रहता है, जैसे ही वह थोड़ा सा बड़ा होता है उसके पंख आते हैं, पंख थोड़े से अच्छे से वर्क करने लगते हैं, वह उड़ जाता है, कोई मम्मी पापा साथ नहीं रहते। इसी प्रकार से हमारा यह विदेश यात्री इतना जबरदस्त था, मात्र 22 वर्ष की अवस्था में अपने घर को छोड़कर अफ्रीका से भारत और चाइना तक आना बच्चों एक बहुत बड़ी साहसिक कार्य है। बहुत कठोर तपस्या होती, रास्ते में बहुत डर भी होता है, कई बार लुटेरों ने भी इसको लूटा था और उससे भी ज्यादा तकलीफ होती है जब हम बीमार हो जाते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं होते और हम बाहर हैं, तो उस समय भी बड़े दुखी हो जाते हैं। इस प्रकार के बहुत से संकट आपकी बुक में बताए गए हैं। इब्न बतूता की रिहला से ही यह बताया गया कि जब वह टैंजियर से निकला, कब निकला था? गुरुवार को वह निकला था, अकेला ही निकल पड़ा, बिना किसी साथी के, कारवा के, बिना किसी टोली के, बहुत अधिक प्रभावी आवेग से। क्यों निकला था? मक्का मदीना ये पुण्य स्थान है मोहम्मडन्स के और उसे देखने के लिए यह निकलता है। और मैंने अपने प्रियजनों को ऐसे ही छोड़ दिया जैसे कि एक पक्षी जो है अपने घोंसले को छोड़ देता है। मेरी उम्र कितनी थी? सिर्फ 22 वर्ष की। 1354 में वापस आता है अपनी यात्रा करने के, शुरू करने के 30 साल बाद। इसी को हटीला कहा जाता है कि इतनी हट, इतने सालों तक परिजनों से दूर रहना, 22 वर्ष की एज जिसमें
क्या चाहता है व्यक्ति के बहुत अच्छे से ऐशो आराम का जीवन जिए, जिसमें इसने बहुत कठिन तपस्या का मार्ग चुना और अपने घर से निकल करके मोहम्मद बिन तुगलक तक आता है। उसने उत्तरी अफ्रीका में अपने निवास स्थान से वापस जाने से पूर्व कहां कहां पे मध्य एशिया के कुछ भाग, रशिया भी हो सकता है गया, चाइना की भी यात्रा करी, और जब वापस आया तो उसके जो भी उसने देखा उस सब का वर्णन लिखने के लिए इब्न जुजाई को वहां के शासक ने नियुक्त किया, और जिसने बहुत सुंदर वर्णन इसका किया है। तो यह हमारा विदेश यात्री है इब्न बतूता, जो हटीला के नाम से फेमस हुआ।